भारत सरकार का एक शानदार संगठन ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और उससे जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण पद, एक है आपका एपीएफसी और दूसरा है ईओएओ। वैसे तो इस विभाग में ढेर सारे पद हैं, लेकिन ये दो पद ऐसे हैं जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिसमें कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी इस सेवा में जा सकता है, इस पद पर अपना आवेदन कर सकता है। और 2023 में यही वैकेंसी आई, शानदार वैकेंसी थी, और उस वैकेंसी को 2024 में यूपीएससी ने फुलफिल भी करा लिया। यूपीएससी देर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर भी दुरुस्त रहता है, जिसकी भूर भूर प्रशंसा की जाए। यही कारण है कि 1926 में ये स्थापित हुआ था और तब से आज तक ये अपनी साख बनाए हुए, चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो, चाहे स्वतंत्रता के बाद भारत में रहा हो, जो वो जिम्मेदारी ले लेता है उसके साथ कोई समझौता नहीं और उसका पूरी तरीके से निर्वाह करता है। मित्रों, बड़ी खुशी मिली जब एपीएफसी में हमारे 22 छात्र अंतिम रूप से चयनित हुए और अभी कई छात्रों ने जाकर के ज्वाइन किया है और वहां से अपनी फोटो भेजे हैं और उस फोटो में उन्होंने लिखा कि सर, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये चीज़ें बड़ी दिल को प्रसन्न कर देती हैं और आज पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया स्तर पर हमारे 22 छात्र अपने इस नए करियर की शुरुआत कर चुके हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उन छात्रों के लिए अब ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं जो अब ईओएओ का साक्षात्कार देने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली कई बार से बताया गया कि हाँ, शीघ्र होने वाला है और बताए गए तिथि के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे रहा, लेकिन आपका साक्षात्कार नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो रहा है और बड़ी संख्या में आप सभी हमारे छात्र ईओएओ के साक्षात्कार में उपस्थित होने जा रहे हैं। इस बीच बड़ी व्यस्तता थी, व्यस्तता के कारण थोड़ा सा क्लास विलम्ब हुआ, लेकिन चूंकि इतना पढ़ा चुके हैं आपको कि आपको बस जो पढ़ाया गया है उसी को आपको रिपीट करना है, उसी को आपको रिवाइज करना है। फिलहाल आप सभी अब साक्षात्कार के लिए अपने रिवीजन को लेकर के, अपने मॉक इंटरव्यू को लेकर के तैयार हो जाइए और मैं कुछ ऐसे मुद्दे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो वही पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाना है। जैसे क्या क्या मुद्दे होंगे उन पर हम चर्चा करने चल रहे हैं और आज चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और एपीएफसी की नई वैकेंसी की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आ रही है वैकेंसी, उसके लिए भी आपको तैयार होना है और नई वैकेंसी के लिए आपको कैसे स्ट्रेटजिक तरीके से क्लास दी जाए, ये क्लास आपको कैसे मिले, ठीक है, एक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आप इस क्लास को कैसे ज्वाइन करें, कैसे अपनी तैयारी करें, उस पर हमारी शीघ्र एक क्लास आने जा रही है और उसी क्लास के साथ ये क्लास भी शुरुआत हो जाएगी, जो पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लास रहेगी, जो आप सभी को गांव क्षेत्र में बैठे हुए अभ्यर्थी भी उस क्लास को अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन इसके सभी के लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको जुड़े रहना होगा। आप चाहें तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेकर के और आप पहली वरीयता में हमारे श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। तो डीपीआईएस इस मामले में आपका स्वागत करता है और आपको आमंत्रित भी करता है। तो मित्रों, एपीएफसी के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं और उस स्ट्रेटजी के साथ हम पूरी क्लास की भी शुरुआत कर दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ शुरुआत कर दे रहे हैं। अब फिलहाल हम आपके लिए अभी ईओएओ के जो आप सभी अभ्यर्थी हैं, आपके लिए साक्षात्कार, चूंकि मैंने बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई है और आप उस पूरे नोट्स को आप रिवीजन कर लीजिए, वो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि एपीएफसी में 70 से 80% क्वेश्चन आपके हमारे उसी नोट से ही पूछे गए हैं। ये यूपीएससी के इंटरव्यू का एक बहुत चैलेंजिंग काम था और वो आपने देख लिया है, वो आपके लिए स्वयं। और ऑल इंडिया स्तर पर 22 छात्र अपने यहाँ से चयनित होकर के साक्षात्कार के प्रोग्राम से आप जा गए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि उसमें कुछ ऐसे छात्र थे जो जिन्हें चयनित होना अनिवार्य था, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाए हैं, वो अब अगली परीक्षा के लिए, क्योंकि 2025 में नई वैकेंसी आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यूपी
एससी के पास अभी अध्याचन आया नहीं है, अध्याचन आ जाएगा। ईपीएफओ संगठन से ये अध्याचन शीघ्र जाने वाला है और जैसे जाएगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसलिए आप एपीएफसी से जुड़े रहने के लिए, एपीएफसी की तैयारी करने के लिए और इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। आते हैं इस साक्षात्कार के लिए डैफ। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, डैफ पर आधारित सारे प्रश्न आपके साथ चर्चा किए हैं और फिर आपके पास अभी जो अगले सप्ताह का जो समय है, इसमें आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह करके और डैफ पर अपनी जो स्ट्रेटजी है जो बनाई गई थी उस पर पूरा रिवीजन करके और डैफ से संबंधित सारे प्रश्नों को आप क्या करें, स्ट्रांग कर लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न आपसे 100% रहते हैं। यूपीएससी का टारगेट ही रहता है कि आपका सबसे पहले डैफ स्ट्रांग होना चाहिए। डैफ से सारी चीज़ें आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि वहाँ से पूछे गए प्रश्न आपके पास पूरे उत्तर के साथ, सटीक उत्तर के साथ आपके पास मौजूद हो। इसलिए डैफ तो आप तैयार कीजिए। जहाँ कोई दिक्कत बताएगी विषय, देखिए आप थोड़ा सा अकाउंट सेक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। अकाउंट सेक्शन पर भी हम लोग चर्चा किए थे, तो अकाउंट सेक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। और श्रम संहिता, आपको एक नई अपडेट आपको मैं बता रहा हूं। नई अपडेट्स ये है कि भारत की श्रम मंत्रालय की जो नई श्रम संहिता लाई गई थी, उस नई श्रम संहिता पर नवंबर में उस पर जो है मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। सारे राज्यों के श्रम मंत्रियों को बुलाया गया है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा इस पर एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है और हाई लेवल की इस पर मीटिंग होने जा रही है। सारे राज्यों को इस बारे में सूचना दे दी गई, आमंत्रित किया गया है और नवंबर में इस पर बैठक होगी। तो नई श्रम संहिता चर्चा में आ गई है, इसलिए आपको इसको तैयार करना है। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। सभी नई श्रम संहिताओं को आप अच्छे से देख लें और वहां से प्रश्न आपके 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आपका एक विषय होगा, एक बार रिवीजन कर ले। हम आपके साथ मॉक इंटरव्यू में आपके साथ पूछते रहे और फिर पूछेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। ये आपका विषय, आपके जो आपके स्नातक के विषय रहे, स्नातक के विषय से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो रहता ही है और उसको आप तैयार भी किए। एक बार फिर से आप रिवीजन कर ले, तेजी से आप रिवीजन कर भी रहे हैं। तो विषय आपका तैयार होना चाहिए, आपके अकाउंट तैयार होना चाहिए, आपकी श्रम संहिताएं तैयार होनी चाहिए, लेबर आपके जो लाज हैं वो आपके तैयार होने चाहिए। अब जो मुद्दे हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, इसमें क्या बर्निंग इशूज हैं और उस पर आपको ध्यान देना है। क्या है नेशनल इशूज में आपको मैं बताऊं, 100% जिनका इंटरव्यू 10 नवंबर से पहले है, यानी 10 नवंबर तक या आप 15 नवंबर तक मान करके चलिए, उनके इंटरव्यू में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, दीपावली त्योहार के पश्चात दिल्ली में जो आपके प्रदूषण की समस्या है, उस प्रदूषण की समस्या का निदान कैसे किया जाए। तो वहां का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक का वहां का रेट क्या है, इस पर सब पर आपको पूरा ध्यान देना है। मतलब वहां से प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, विशेष तौर पर 4-5 नवंबर इधर जो फर्स्ट वीक वाले हैं तो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको तैयार रखें। पराली की समस्या, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव मूड में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस समय राज्यों को, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब और फटकार भी लगा चुका है कि राज्यों द्वारा पराली पर कुछ नहीं किया जा रहा है। कारण है पराली किसानों की समस्या है। अब किसान देश के अन्नदाता हैं, तो अन्नदाताओं को आप सुरक्षा दीजिए, संरक्षण दीजिए। आपके पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के साथ आप अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान कीजिए। पराली एक बड़ी समस्या है आपके दिल्ली क्षेत्र के रीजन के लिए, एनसीआर में प्रदूषण के लिए, और इस समय वो प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, पराली की समस्या क्या है, और इस पर हम आपके साथ चर्चा भी कर रहे हैं, करेंगे भी, और आपकी इसी क्लास के साथ चर्चा। तो पराली को कैसे आप रोकें, पराली से होने वाले प्रदूषण को आप कैसे रोकें, जो वायु प्रदूषण फैल रहा है तेजी से, उस वायु प्रदूषण को आप कैसे रोकें, क्योंकि वो पूरी जो धुंध है, पराली और दीपावली जब इकट्ठा हो जाती है तो ये दिल्ली के लिए जीना मुश्किल कर देती है। दिल्ली में शुद्ध वायु को प्राप्त करना आपका चूंकि मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत आपके जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उन नागरिकों का जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनका क्या कसूर है।
ये कसूर तो किसका है? ये कसूर तो राज्यों का है। राज्यों का दायित्व बनता है कि ये सभी राज्य क्या करें, इस बारे में एक्टिव होकर के और समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें। हो रहा है लेकिन गति उसकी धीमी है, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्यों को फटकार लगाई है कि मात्र कागजी कार्यवाही हो रही है, इस पर तेजी से काम किया जाना चाहिए। और ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण इशूज है जिस पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 100% वाला टॉपिक है जहां से आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण इशूज हैं तो जो तात्कालिक हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इशूज तो बहुत ज्यादा हैं, आप देख ही रहे हैं। इस समय इकोनॉमिकल इशूज भी हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं इस समय केंद्र राज्य के मध्य संबंध की बात आती है। और सबसे बड़ी बात है चुनाव। इस समय जो चुनाव का माहौल है, उपचुनाव हो रहे हैं कई, ठीक है। अभी कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जो स्थितियां रही उस पर भी आपको ध्यान देना। चुनाव होने वाले हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है। और केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर आपको लगातार ध्यान देना ही देना है। तो ये सभी इशूज हैं जिन पर आपको, बर्निंग इशूज हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि यूपीएससी का रुझान पूरी तरीके से आपके इंटरनेशनल इशूज पर ज्यादा है। अभी एपीएफसी में ढेर ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस पर इंटरनेशनल इशूज पर क्वेश्चन ना पूछे गए इंटरव्यू में। और इस बीच भी जो सिविल सेवाओं के भी रहे इंटरव्यू और भी कई परीक्षाओं के इंटरव्यू रहे, उसमें भी आपने देखा कि लगातार इंटरनेशनल इशूज पर जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बड़ा ही बर्निंग इशूज है। और दो महत्वपूर्ण जो इशूज हैं वो आपके पूरे इंटरव्यू में छाए रहेंगे। वो आपका है, एक तो भारत और कनाडा का संबंध, ये महत्वपूर्ण इशूज है। भारत, कनाडा और उसके इर्द गिर्द जो लेकर के जो समस्याएं हैं वो इस समय भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, ठीक है। उस पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इस पर हम आपके साथ पुराने में भी चर्चा की और फिर हम आपके साथ कंटिन्यू चर्चा कर दे रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू उस पर बने रहिए, क्लास के साथ बने रहिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल डीपीआईएस पर आप बने रहें। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जो लोग अभी ना सब्सक्राइब किए वो भी सब्सक्राइब कर लें, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, पश्चिम एशिया इसमें जंग का मैदान बन गया है। पश्चिम एशिया जंग के मैदान में भारत का क्या रोल है? इजराइल से लगातार ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और ईरान सहित पूरे आपके मिडिल ईस्ट अगर आप देखें तो आपके जो देश हैं ये सारे देश, चाहे वो आपका लेबनान हो, चाहे आपका ईरान हो, चाहे आपका सीरिया हो, तो इजराइल के आसपास सारे देश एक साथ मिसाइलें बरसा रहे हैं इजराइल पर। एक छोटा सा देश कैसे सबको रोक रहा है अपनी क्षमता से, उसकी मारक क्षमता क्या है? तो ये, और भारत का हित कहां कहां से जुड़ा हुआ है, इस पर आपसे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको देखना है। रूस और यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, उस पर आपको देखना है। वो लगातार चल ही रहा है। भारत के निहितार्थ क्या है? भारत लगातार शांतिपूर्ण समझौते के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण समाधान के साथ काम कर रहा है, पक्ष में है। और उस दिशा में भारत का जो स्टंट है वो पूरी तरीके से क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार, अभी एक नई मुहिम फिर चली है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का मुद्दा भी महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है और इस मुद्दे को भी आपको इसी संदर्भ में देखना है। ट्रेड वार, विश्व भर में ट्रेड वार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। विश्व भर में जो इस समय आप देख रहे हैं कि युद्ध के दौरान विश्व भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो गति है, उनकी जो वृद्धि दर है वो धीमी पड़ रही है। इसका क्या असर पड़ रहा है? हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पर क्या असर पड़ रहा है? विश्व भर में इसमें जो फूड सिक्योरिटी की एक बड़ी समस्या है, फूड सिक्योरिटी इसमें एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, ठीक है, उसको आप देख रहे हैं। तो विशेष तौर पर अफ्रीकी देश इसमें सबसे ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि उनका जो खाद्य सुरक्षा है वो इसमें खतरे में पड़ गई है। उनके लिए पूरे विश्व समुदाय को लगातार प्रयास करते रहना, प्रयास करें, ये भी यहाँ से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है। तो ऐसे ढेर सारे मुद्दे आपके साथ आ रहे हैं। इन सारे मुद्दों के साथ हम आपके चर्चा करने चल रहे हैं। सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, सारे राष्ट्रीय मुद्दे, सारे आर्थिक मुद्दे और आपके सामाजिक मुद्दे, यानी आपके जो सोशल इशूज हैं। आर्थिक मुद्दे में आप देख रहे हैं, आर्थिक मुद्दे में भारतीय अर्थव्यवस्था की बम बम बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने नए नए आयामों को स्थापित कर रही है। यद्यपि इस बीच आपने देखा कि
ईरान और इजराइल के सीधे युद्ध में उतर जाने के कारण अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, विशेष तौर पर तेल की कीमतों के बढ़ जाने से, क्योंकि तेल की कीमतें इतना युद्ध हुआ लेकिन तेल की कीमतें बढ़ी नहीं। तो रूस ने अपने तेल भंडार को खूब बेचना शुरू किया। भारत जबरदस्त तरीके से भारत ने अपना पूरा तेल पूल बना लिया है और भारत इसमें बड़ी सिक्योर स्थिति में है। तो तेल की कीमतें बढ़ रही है, उसका अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ना लाजिमी है। यहाँ पर भी आपको इस इशूज को भी आपको देखते रहना है। आर्थिक मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो पूंजी निवेश है वो तेजी से बढ़ रहा है। FII और FDI दोनों की स्थितियां हैं और इन सारी स्थितियों के साथ इकोनॉमिक मुद्दों को देकर के चलना है। भारत की GDP विकास दर पर भी आपको ध्यान देना। तो यहाँ से भी आर्थिक मुद्दे से भी आपसे प्रश्न रहेंगे, 100% रहेंगे ही रहेंगे। इस पर भी हम लोग को ध्यान देते रहना है। सोशल इशूज आपके हैं, सामाजिक मुद्दे हैं आपके साथ, और इन सारे सामाजिक मुद्दों को हम आपको एक पूरी लिस्ट दे रहे हैं। सारे मुद्दों की पूरी लिस्ट आपको दे रहे हैं और आपके साथ यूट्यूब चैनल पर ही हम आपके साथ चर्चा कर दे रहे हैं सारे इशूज को। तो ये सारे इशूज आपके साथ बने रहेंगे। नई श्रम संहिता पर एक बार हम फिर से चर्चा कर दे रहे हैं आपके साथ। तो इन सभी मुद्दों पर आते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इन सभी के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें और मॉक इंटरव्यू को आप कंटिन्यू कर दें। आप कहीं भी मॉक इंटरव्यू दिए हैं तो एक मॉक इंटरव्यू आप जरूर हमारे साथ आप बैठ जाए, हमारे साथ आप चर्चा कर लें। एक मॉक इंटरव्यू हमारे साथ हो जाएगा तो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो जाएगा। तो फिलहाल आप सभी अभ्यर्थियों को और नए अभ्यर्थियों को जो APFC की नई वैकेंसीज के लिए आ रहे हैं उनको लिए भी आपको तैयार हो जाना है। तो फिलहाल हम आते हैं, शुरुआत करते हैं नेशनल इशूज की, इंटरनेशनल इशूज की, इकोनॉमिकल इशूज की और सोशल इशूज की शुरुआत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को तो आप अपने से तैयार ही कर लिए होंगे, फिर एक बार पूरा सप्ताह रिवीजन कर लीजिए। तो बिल्कुल आते हैं और शुरुआत करते हैं। आपके नेशनल इशूज क्या क्या हैं, राष्ट्रीय मुद्दे आपके साथ क्या क्या हैं, आते हैं इस पर शुरुआत करते हैं। साक्षात्कार के लिए देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों को जानना महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है कि इन राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको अपना व्यूज बनाना। आपका व्यूज क्या होगा, आप इन मुद्दों पर कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे आयोग के समक्ष, विशेष तौर पर UPSC संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष अपने आप को कैसे ही कंफर्टेबल बनाए रखेंगे। आपका उत्तर बड़ा ही संक्षिप्त, सारगर्भित होना चाहिए, ठीक है। तो उसी उत्तर के साथ, उत्तर की अपेक्षा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके लिए आप हमारी अगली क्लास के लिए तत्काल आप ज्वाइन करेंगे। तत्काल आप देखिए हमारी अगली क्लास में सारे राष्ट्रीय मुद्दे, सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इस क्लास में आपको मिलने जा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आइए, DPIS को सब्सक्राइब कीजिए और इसी इंटरव्यू के सारे पूछे गए प्रश्नों पर, जो पिछले साल के प्रश्न हैं उनके साथ और नेशनल इंटरनेशनल इशूज के साथ हम आपके साथ अगली क्लास में प्रस्तुत हो रहे हैं। तुरंत कहीं मत जाइए और अगली क्लास आप प्राप्त कीजिए DPIS यूट्यूब चैनल पर।